आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडेमनिटी एंड गारंटी। राइट, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। अपने आप को इंडेमनीफाई कराना और अपने आप को सुरक्षा की गारंटी देना। राइट, पहले मैं आपको दो पिक्चर दिखाता हूँ जो मैंने नोट्स में आपके लिए डाली है, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। देखिए, एक पिक्चर ये है, ये आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। ये पिक्चर आपको क्या बोलती है, बाहर बारिश है, आपको काम से जाना है, ठीक है, काम को आप टाल नहीं सकते, तो आप कैसे जा रहे हैं, आपके पास एक अम्ब्रेला है। ये अम्ब्रेला आपको क्या दे रहा है, एक सुरक्षा दे रहा है। अम्ब्रेला आपको क्या दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, आपका काम भी चलता रहे और जो आउटसाइडर कैलेमिटीज हैं, जो आउटसाइडर इम्पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो आपके लिए इम्पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। राइट, ये एक कॉन्सेप्ट है। राइट, अब ये इंडेमनिटी है, गारंटी है, हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। राइट, अब एक पिक्चर ये देखो आप, दूसरी पिक्चर मैंने आपके लिए ये फर्श है, ये भाई साहब है, यहाँ पे लिखा हुआ था खतरा है, यहाँ पे फ्लोर है, गीला है फर्श, गिर सकते हो आप, लेकिन आप गिर गए, जानबूझ के नहीं गिरे, गिरने के लिए तो नहीं आज, लेकिन गिर गए, अब चोट लग सकती है आपको। राइट, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आफ्टर जो हैपनिंग हो गई आपके साथ, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रिकवरी चाहिए। यही दो कॉन्सेप्ट को, ये दो पिक्चर में आपको सब कुछ समझा दूंगा मैं कि आपको ये क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। राइट, बड़े ध्यान से सुनना है इस चैप्टर को, क्योंकि मोस्टली बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते पढ़ते इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं। राइट, इसको हम आज ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज इंडेमनिटी एंड व्हाट इज गारंटी, थोड़ा सा मैं आपको रीड कराता हूँ। देखो क्या है डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of some other party is called contract of indemnity। यहाँ पे वन है, क्या मैंने इसको पढ़ाया, कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कह रही है कि अगर मेरे द्वारा यानी मुझसे ही आपको कोई नुकसान हो गया या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, एनी अदर पर्सन, तो मैं आपको उससे होने वाली लॉस के लिए मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं आपको उस लॉस का बियर करूंगा। एक बार और देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस, एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है टू सेव अदर, दूसरे को, लॉस कॉज टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, चाहे मेरे खुद के द्वारा आपका नुकसान हो, और बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब जैसे मान लीजिए एक पर्सन एक्स है, एक पर्सन वाई है, एक्स वाई को पैसे देगा, तो एक्स कहता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो तो चलने दो, पैसे लेने देने का, एक कॉन्ट्रैक्ट और कर लो कि अगर मैं आपको पैसे न दे पाया तो आपको मैं इतना रुपया जुर्माना हर्जाना दूंगा। अब एक्स खुद फॉल्ट कर दे या एक्स को जिससे पैसे मिलने वो फॉल्ट कर दे, दोनों की ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी इसकी श्योरिटी देता हूं, पैसे आपके नहीं डूबेंगे। ये क्या है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को फ्यूचर में होने वाली इनसिक्योरिटी या लॉस को शेयर करने का या उसको बियर करने का रिस्क लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। राइट, अब इसका हम इसेंशियल पढ़ लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। दिस इज इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखिए 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे बड़े आराम से। देखिए पहला, देयर मस्ट बी टू पार्टीज इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। यहाँ पे देखिए दो पार्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करेंगे तो आपके पास मिनिमम दो पार्टी होनी चाहिए, एक जिसको सुरक्षा दी गई है और एक जो सुरक्षा दे रहा है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड जिसको सुरक्षा दी गई, इंडेमनीफायर जो सुरक्षा देने का वादा कर रहा है, दो पार्टी होनी चाहिए। राइट, a contract of indemnity being a special contract must have essential of a valid contract like free consent, competency of party, consideration। क्या मतलब, अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ने के बाद आपको एक बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो इसेंशियल एलिमेंट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जैसे फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी ऑफ पार्टी, कंसिडरेशन,
वो सारे एलिमेंट यहाँ भी होने चाहिए इंडेमनिटी के कॉन्टेक्ट में भी। ऐसा नहीं है सुरक्षा देने वाला माइनर हो, सुरक्षा देने वाला एलियन एनिमी हो, ड्रंकर्ड, वो क्या सुरक्षा देगा, राइट। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट यही कहता है कि ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारी इसेंशियलिटी जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी, ऑफर एक्सेप्टेंस, वो यहाँ भी होनी चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम सब लॉस। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि यहाँ पे जो प्रॉमिस होगा वो हमेशा किस चीज को लेकर के होगा, दूसरी पार्टी को होने वाले लॉस से बचाने के लिए। कुछ ना कुछ उसको लॉस होने की संभावना है, उसी लॉस को कम करने की बात यहाँ पे करी जाएगी। तो देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम सम लॉस। फोर्थ, द लॉस में बी ड्यू टू प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। अब वो लॉस किसी के थ्रू किसी को भी हो सकता है, जैसे प्रोमिसर खुद के थ्रू कोई डिफॉल्ट कर जाए या किसी पर डिपेंडेंट पार्टी की वजह से, तो वो भी लॉस बियर कर लेगा। फिफ्थ पॉइंट है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब ये फिर से टर्म आपने कहाँ पढ़ी होगी, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या तो एक्सप्रेसिव तरीके से भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के भी हो सकता है, और बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू भी हो सकता है। तो दीज आर द इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इस चार्ट से मैं आपको समराइज करता हूं। देखो यहां तक आप टॉपिक पढ़ने के बाद यहां तक आप समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज हुई, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। एक पर्सन जो क्या कर रहा है, इंडेमनीफायर कौन है, जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई या सेव अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे को फ्यूचर में होने वाले लॉस को बचाने की बात करता है, वो है इंडेमनीफायर। इंडेमनीफाइड कौन हो गया, वो पर्सन जिसको सुरक्षा दी जा रही है, हु इज प्रॉमिस टू बी सेव अगेंस्ट दी लॉस, राइट। ये चार्ट भी आपको कंफर्म। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे। A may contract to indemnify B against the consequence of any proceeding which C may take against B in respect of some 5,000 advanced by C to B। देखिए यहां तक पहले समझिए हुआ क्या है, C और B में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, C ने B को एडवांस दिए हैं, राइट, 5,000 का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। अब वहां पे कौन आ रहा है, ए एक पर्सन आ रहा है जो किसको सुरक्षा दे रहा है, बी को दे रहा है कि तेरे 5,000 रुपए डूबेंगे नहीं, तो चिंता मत कर जो तूने सी को दिए हैं, राइट। इन कंसिक्वेंस व्हेन बी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे सम ऑफ मनी टू सी फेल टू डू सो, सी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 124। देखिए दोबारा इसको समझते हैं सिचुएशन को। A में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई B अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ। अब यहाँ पे क्या है, B से सुरक्षा लेने के लिए A से कॉन्ट्रैक्ट किया सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है B हु इज कॉल्ड अपॉन पे सम ऑफ मनी टू C फेल टू डू सो, C वुड बी एबल टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम A एज प्रोवाइडेड। जो C ने पैसे B को दिए हैं, जो C ने पैसे B को एडवांस दिए हैं, अगर B ना दे पाया तो सुरक्षा किससे मिलेगी, A से मिलेगी। A किसको पैसे देगा, C को। दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी कई हो सकते हैं। देखो अब यहाँ पे पार्टीज कितनी है, A B C, 3 पार्टीज हैं। कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, यदि देखो B और C के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, A और B के बीच में। किस चीज का, A और B के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है इंडेमनिटी का, और C और B के बीच में जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है एडवांसिंग ऑफ लोन, राइट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंडेमनिटी, राइट। अब एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने जाएगा। अभी हम सिर्फ इंडेमनिटी की बात कर रहे हैं, अभी हमने गारंटी की बात नहीं करी। अब आप ये एग्जांपल देखिए, देखिए क्या कहता है एग्जांपल। ए आस्क बी टू बीट सी, ए आस्क बी टू बीट सी, ए बी को कह रहा है तुम सी को मारो, है ना, बीट सी, प्रॉमिसिंग टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज। और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं, मैं इसकी श्योरिटी लेता हूं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इनके बीच में। द प्रॉमिस ऑफ ए कैन नॉट बी एनफोर्स। अब ये तो गलत है ना, आपको भी पता चला, आपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। द प्रॉमिस ऑफ ए कैन नॉट बी एनफोर्स, ए का प्रॉमिस कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता। सपोज बी बीट सी, बी ने सी को पीट दिया,
एंड इज फाइन ₹1000 एंड इज फाइन, और कोर्ट ने उस पर क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया, लगाएगी कोर्ट, गलत काम किया उसने। बी कैन नॉट क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम ए, बिल्कुल, अब बी ए से कैसे मांग लेगा, बिल्कुल नहीं मांग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही जो आप कर रहे हो, जो टर्म्स एंड कंडीशन वही इनवैलिड हैं फ्रॉम ए, बिकॉज द ऑब्जेक्ट और एग्रीमेंट, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। वो नॉर्मली भी हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑब्जेक्ट आपका, कंसिडरेशन आपका अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहां से देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ये है आपको बेटर समझने का तरीका। जो भी हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने गुड्स को खराब होने से बचाने के लिए, अपने कोई भी आपका गुड्स है, कोई भी आपकी आर्टिकल्स हैं, आपके व्हीकल्स हैं, उसकी सुरक्षा के लिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, वो सारे किस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये ध्यान रखना है, लाइफ इंश्योरेंस जब आप कराते हो वो इंडेमनिटी नहीं है। क्यों? लाइफ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन आप लाइफ को रिकवर नहीं कर सकते। मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस क्या है, आपकी सामान में आग लग गई, आपको कंपनी सामान दे सकती है, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू दे सकती है, लेकिन लाइफ की वैल्यू नहीं है और लाइफ रिकवर भी नहीं, ठीक है। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट अलग किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में कवर होंगे जो गारंटी में होगा, राइट, वो अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, ये ध्यान रखना है आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया। और हम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ रहे थे तो हमने थोड़ी सी बात गारंटी की थी। अब हम गारंटी का डिस्कशन करते हैं। देख, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, ये पिक्चर आप देख रहे हो आप, ये पिक्चर से आपको मैसेज मिलेगा, राइट। हालांकि मैंने वहाँ पिक्चर आपको दिखाई थी, बट ये एक और पिक्चर है। देखिए क्या है, थोड़ा सा देखते हैं, पहले मीनिंग पढ़ते हैं फिर इसके डिस्कशन करते हैं। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability, right? Perform the promise or discharge the liability of third person in case of default. अब यहाँ पे क्या है, किसी दूसरे पर्सन की जिम्मेदारी को मैं पूरा कर दूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, गारंटी। और देखिए, a contract of guarantee is entered into with the object of enabling a person to get a loan or goods on credit of an employment। देखिए, आपको पैसे नहीं मिल पाए, मैं दूंगा, उसने काम नहीं किया, मैं कर दूंगा, मैं करवा दूंगा। ये क्या है, गारंटी ली जा रही है किसी दूसरे पर्सन के काम की, ये है गारंटी, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जैसे कि हमने पढ़ा था इंडेमनिटी में, यानी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या फीचर्स होने चाहिए। देखिए, पहला यहाँ पे 3 पार्टीज है, वहां पे याद करो मिनिमम 2 पार्टीज, यहाँ कितनी पार्टीज, कम से कम 3। क्यों? जो काम जिसका था, जिससे करवाना था, और जो नया पर्सन कौन आ गया, गारंटीयर। नेक्स्ट, इंडेमनिटी ऑफ माइंड, यहाँ पे भी आपका माइंड क्या है, कराने वाले का जो गारंटी ले रहा है, सुरक्षा चाहिए, आपको भी सुरक्षा चाहिए, आपको डर है वो काम आपका नहीं करेगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, लायबिलिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए तभी तो आपको गारंटी मिलेगी, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ काम रह गया है, तो लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लायबिलिटी। अब प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब क्या, अब प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब प्राइमरी लायबिलिटी तो उसकी थी जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई काम को करने का, जिससे पैसे लेने थे। सेकेंडरी किसकी है, गारंटीयर जो बीच में आ गया। तो यहाँ पे लायबिलिटी 2 पार्ट में होनी चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। ओरल या रिटर्न, ये भी फिर से आ गया, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। नाउ लास्ट इज नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, ये ध्यान रखना। ये तो वैसे भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोई कंसीलमेंट, किसी फैक्ट को ना छुपाएं आप। पता चला आपका दोस्त ही था, आपने उससे भी काम नहीं करवाया, उसको परेशान भी नहीं किया और आपने गारंटी को परेशान कर दिया, तो ऐसा कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। तभी वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनेगा, तभी आप एनफोर्स करा पाएंगे, राइट। चलिए अब 2 कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे शॉर्ट तरीके से, फिर आप अपनी बुक से जो भी आपके पास बुक है आप उसे रेफर कर लेना, राइट। अब देखिए दूसरी बात समझते हैं, व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी, हाउ इट कैन बी रिवोक। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम में, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है और ये कैसे खत्म हो सकती है। तो पहली बात आपको समझनी चाहिए, गारंटी जो हमारे पास है वो 2 टाइप की है, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। 2 गारंटी आप लेते हैं अगर आप गारंटीयर हैं, या तो स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ए ने बी से 3 लोन लिए, क्या मैंने बोला,
ए ने बी से 3 लोन लिए हैं 3 डिफरेंट डेट्स पे। आपने गारंटी ली कि मैं आपको दूसरा लोन दिलवा दूंगा जो कि बड़ा अमाउंट। ये क्या है? स्पेसिफिक गारंटी। आपने एक लोन को वापस दिलाने की बात की, स्पेसिफिक। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है? तीनों लोन की गारंटी या ओवरऑल अमाउंट जितना ड्यू है सबकी गारंटी आप ले रहे हैं, ये है कंटिन्यूइंग गारंटी, राइट। अब देखिए रिवोकेशन की बात की, गारंटी कब खत्म होगी, कब आप अपनी लायबिलिटी से खत्म माने जाओगे, कब रिवोक हो जाएगी। रिवोक का मतलब टूटना, समझ गए आप, आपको नहीं बियर करनी होगी। देखिए पहला, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय श्योरिटी। बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, अब आपने नोटिस दे दिया रिवोकेशन का बाय श्योरिटी कि मुझे आपसे सुरक्षा नहीं चाहिए या मैं आपकी गारंटी नहीं चाहता। श्योरिटी ने ऐसे नोटिस दे दिया कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द श्योरिटी। नेक्स्ट, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। अब जो श्योरिटी था जिसने आपको गारंटी दी थी उसकी डेथ हो गई, तो बताइए कैसे चलेगा कंटिन्यू गारंटी। गारंटी क्या हो गई? रिवोक। कंटिन्यू की बात कर रहे हैं हम, कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। जो गारंटी सारी थी वो खत्म हो जाएगी। एक तो श्योरिटी ने खुद मना कर दिया मुझे आपकी लायबिलिटी बियर नहीं कर सकता, दूसरा डेथ हो गई श्योरिटी की, तीसरा है इन द मैनर, इन द सेम मैनर एज श्योरिटी इज डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज कैसे हो सकती है? पहला, बाय वेरिएंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली था आपके बीच में वो आपने चेंज करा लिया, तो जो आपकी पुरानी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म, राइट। दूसरा है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। रिलीज का मतलब आपने पेमेंट ही दिलवा दी या खत्म ही हो गया, या जिससे पैसे लेने थे वो मिल गए, तो अब आपकी लायबिलिटी क्यों, राइट। फिर बाय अरेंजमेंट विद प्रिंसिपल डेटर, या आपने, आप कौन है, आपने तो गारंटी दी थी, आपने पैसों का अरेंजमेंट करवा दिया, किससे? प्रिंसिपल डेटर से, जिससे पैसे दिलवाने थे उसी से आपने पैसे दिलवा दिए। बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंटेरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल लायबिलिटी। अब देखिए आपने ऐसा कोई काम कर दिया, आप क्रेडिटर हैं, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे श्योरिटी की इवेंचुअल लायबिलिटी बढ़ गई। इवेंचुअल लायबिलिटी तो मैं क्यों बियर करूंगा, मैं कौन हूं? श्योरिटी। आप ऐसा काम मत करो जिससे कोई ऐसी सडन लायबिलिटी क्रिएट हो कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो उसको रिवोक माना जाएगा। और लास्ट, बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी। लॉस ऑफ सिक्योरिटी मतलब आपने, मैंने आपको गारंटी दी थी किसी सिक्योरिटी के बेस पे और उस सिक्योरिटी को आप लूज कर गए, आपने वो, एक तरीके से मैं कह सकता हूं आपने वो विश्वास तोड़ दिया, राइट। तो उस बेस पे आप गारंटी को नहीं क्लेम कर सकते, वो गारंटी क्या हो गई? रिवोक है। तो ये आप पॉइंट्स हैं जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास गारंटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म, गारंटी आपकी क्या हो गई? रिवोक, राइट। चलिए अब मैं आपको फिर से इसको समराइज कराता हूं। जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बताया था, फिर से आप इस 3 चीजों पे आइए जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में हमने बात की थी 3 पार्टीज होंगी। 3 पार्टीज कौन सी? ये देखिए, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। ये टर्म्स बार बार आ रही थी, आपके मन में डाउट आ रहा होगा ये टर्म्स सर समझा नहीं रहे, पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको आराम से तीनों टर्म समझा रहा हूँ, ये 3 पार्टीज कौन कौन सी, राइट। देखिए श्योरिटी कौन है? पर्सन हु गिव द गारंटी, राइट, जिसने गारंटी दी वो श्योरिटी है। प्रिंसिपल डेटर कौन है? पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिससे पैसे लेने थे, जो प्रिंसिपल डेटर है, जिसको प्रिंसिपली भुगतान करना था, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर कौन है? पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन। क्रेडिटर वो है जिसको वसूली करनी है, क्रेडिटर वो है जिसको इंतजार है कि मेरे पैसे मिले, राइट, जिसको गारंटी मिली है, राइट। श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। चलिए अब इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। वेयर ए ऑब्टेन हाउसिंग लोन फ्रॉम LIC। ए ने क्या लिया है? हाउसिंग लोन लिया है LIC से, राइट, LIC हाउसिंग। एंड इफ बी promises to pay LIC हाउसिंग in the event of A's failing to repay। बी क्या कह रहा है? बी promises to pay LIC हाउसिंग लोन। बी कहता है मैं हाउसिंग लोन पे कर दूंगा अगर ए ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया या ए फेल टू पे हो गया। ये क्या है? प्योर, ये प्योर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे ए कौन है बताओ? ए कौन है? ए है प्रिंसिपल डेटर। LIC हाउसिंग कौन है? क्रेडिटर। और गारंटी कौन दे रहा है? बी। बी कौन है? श्योरिटी। क्लियर? एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल 3 भी, राइट। 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है। X and Y गो इनटू अ कार शोरूम
where X says to the dealer to supply latest model of WagonR to Y, right? X और Y दोनों कहाँ गए? शोरूम में गए। X ने क्या बोला डीलर को कि भैया इसको क्या दिखाओ, लेटेस्ट WagonR कार दिखाओ Y को। इन केस Y's फेलियर X कह रहा है, अगर Y ने पेमेंट नहीं दी तो X विल पेइंग फॉर इट। क्या कह रहा है? अगर Y पेमेंट ना कर पाया तो X कहता है डीलर को मैं पे करूंगा। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज X promises to discharge the liability of Y in case of his default, राइट? यहाँ पे भी तीन पार्टीज हैं, X, Y और कौन? डीलर। X, Y और डीलर। गारंटी कौन दे रहा है? Y, इन केस ऑफ वाइज फेलियर गारंटी कौन दे रहा है? X गारंटी दे रहा है। Y कौन है? प्रिंसिपल, जिसको पैसे देने थे। और कंपनी कौन है? जो भी हमारी डीलर है वो कौन है? हमारी प्रिंसिपल क्रेडिटर, राइट? चलिए अब ये टॉपिक देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, जिससे आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझ में आ जाएंगे। और ये लास्ट टॉपिक भी है हमारे आज की क्लास का, जिससे हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्वेश्चन इसी जितना हमने डिस्कशन किया है इसी में से बन के आएगा, ज्यादा डिटेल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, राइट? चलिए लास्ट टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस का बेस देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टीज एंड पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में मैंने क्या बताया था? देयर आर ओनली टू पार्टीज। यहाँ पे सिर्फ क्या है? दो पार्टीज हैं, इंडेमनीफायर है और दूसरा कौन है? इंडेमनीफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है? यहाँ पे देयर आर थ्री पार्टीज, क्रेडिटर हैं, प्रिंसिपल डेटर हैं एंड श्योरिटी। अभी डिस्कस किया हमने, राइट? नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट। प्राइमरी लायबिलिटी आपकी है और इंडिपेंडेंट है, राइट? उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है? द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी एज द प्रिंसिपल, प्राइमरी लायबिलिटी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। बिल्कुल, अब यहाँ पे 3% थे, तो जो श्योरिटी आया है, श्योरिटी तो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी के लिए आया है, तो प्रिंसिपली तो वही लायबल है। अगर वो ना पे कर पाया तब सेकेंडरी कौन पे करेगा? सेकेंडरी श्योरिटी, राइट? ओके, नेक्स्ट इज टाइम ऑफ लायबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर अराइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ कंटिजेंसी। जब कोई दुर्घटना घटेगी तभी इंडेमनीफायर का रोल आएगा, तभी वो आपको लायबिलिटी पे करेगा। यहाँ पे लायबिलिटी कब आती है? श्योरिटी की। लायबिलिटी इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बट स्पेसिफिकली क्रिटिकलाइज व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल। नॉर्मली अब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो लायबिलिटी तो अराइज हो ही गई, लेकिन ये तभी अराइज होगी जब प्रिंसिपल डेटर मना कर दे, फेल हो जाए या डिफॉल्ट कर दे, तब आपकी लायबिलिटी बनती है। टाइम ऑफ एक्ट। द इंडेमनीफायर नीड नॉट नेसेसरली एक्ट एज अ रिक्वेस्ट ऑफ। रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरा पैसा दो, इवेंट हो गई, अब आप पैसा दे दो उसका। यहाँ पे क्या है? श्योरिटी मस्ट एक्ट बाय एक्सटेंडिंग गारंटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर। अब यहाँ पे हो सकता है कि क्या श्योरिटी मस्ट एक्ट बाय एक्सटेंडिंग गारंटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर। यहाँ पे एक्सटेंशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को, टर्म्स एंड कंडीशन को, जो आगे पीछे पीरियड है पे करने का, उसको भी आगे किया जा सकता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच की रिक्वेस्ट, राइट? नेक्स्ट, राइट टू सू थर्ड पार्टी। इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी फॉर लॉस in his own name by as there is no privity of contract. Such a right would arise only if there is an assignment in his favor. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पार्टी हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। तो इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी पे लॉस के लिए क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर इन ओन राइट बिकॉज ही गेट्स ऑल द राइट ऑफ क्रेडिटर। यस, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी थी? प्रिंसिपल क्रेडिटर की, वो सारी किसको मिलती है? यहाँ श्योरिटी को। तो श्योरिटी सारे एक्ट कर सकता है जो प्रिंसिपल क्रेडिटर को मिलते, ये ध्यान देने वाली बात, राइट? नेक्स्ट, पर्पस। क्यों करते हैं लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी? रिम्बर्समेंट, मुझे मेरे पैसे नुकसान वापस मिल जाए। और यहाँ पे क्यों करते हैं? गारंटी फॉर अ सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर, मेरे पैसे ना डूब जाए। कंपिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है? ऑल पार्टी मस्ट बी कंपिटेंट। बिल्कुल, यहाँ पे भी कंसिडरेशन कंपिटेंसी होनी चाहिए। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर अ माइनर इज अ प्रिंसिपल डेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। अब यहाँ पे क्या है? देखो, अगर यहाँ पे तीन पार्टीज में कौन माइनर हो गया? वेयर अ माइनर इज अ प्रिंसिपल डेटर,
चाहे भले प्रिंसिपल डेटर से पैसे लेने थे तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे हम पैसे की रिकवरी किसके एंगल से देख रहे हैं, श्योरिटी के एंगल से, राइट। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होंगे यहाँ पे, ओनली वन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है और एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया गया किसके बीच में, इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर के बीच में। यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3। पार्टीज कितनी है, 3। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए, 3। कैसे, एक क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो लेन देन हुआ होगा, फिर एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में जो पैसे की रिकवरी है, और एक श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कि मैं आज से आपकी रिकवरी करूंगा, राइट। दिस इज द लास्ट डिस्कशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी। इतना करने के बाद आपको चैप्टर में कमांड आ जाएगी। जो भी रेलेवेंट बुक आपके पास है उससे आप पढ़ के डाउट पूछ सकते हैं। ये बुक जो आप देख रहे हो ये मैंने ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की साइट से मैंने डाउनलोड करी, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये जो आपको दूसरे नोट्स दिखे ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। अगर आपको इन नोट्स लगते हैं रेलेवेंट, वैसे तो इतने रेलेवेंट नहीं है क्योंकि क्लास के लिए मैंने बनाए थे, अगर आपको लगते हैं तो आप मुझे मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू इसको ले सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।